हाय, वेलकम बैक टू एमएसएस इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आई एम समीर फिर से एक बार हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का क्लास जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खास करके उन बच्चों के लिए जो क्लास 12 बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे पहला चैप्टर, यानी जो पहला मुद्दा होगा मेरा बात का वो ये होगा कि आप ट्रांसलेशन को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। ट्रांसलेशन 5 मार्क्स के जो ट्रांसलेशंस हैं इसको आप कैसे बनाएं, इसके लिए बहुत आप चिंतित रहते हैं कि ट्रांसलेशन बन नहीं पाता है। तो आज हम ट्रांसलेशन बनाने का एक मास्टर ट्रिक बताएंगे कि एग्ज़ाम में कोई भी ट्रांसलेशन पूछे आप इजीली बना सकते हैं। और इसके साथ साथ एक चीज़ और सुन लीजिए कि एक्टिव और पैसिव को लेके आपको बहुत टेंशन होता है कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में जो हम कन्वर्ट करते हैं मेनली ये 2 मार्क्स का होता है, पर आपकी एग्ज़ाम बिहार बोर्ड में आपको कुछ तोहफा देता है, गिफ्ट देता है। जैसे कि आप जानते हैं 50 मार्क्स का होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव देता है 100 है, और उनमें से किसी 50 को ही चूज़ करना होता है। तो आप उस सेंस में अगर सोचते हैं तो पैसिव होना चाहिए 2 मार्क्स का, लेकिन देगा कितना आपको 4 मार्क्स का। इसलिए आप चाहे तो 4 के 4 मार सकते हैं पैसिव वाइज से ही, अगर ये आपको ईजी लगता है। साथ में ही ये ट्रांसलेशन के साथ गिफ्ट में आपको अगला चीज़ मिल सकता है, वो है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। दोस्त, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को ही आज की क्लास में हम समाप्त कर सकते हैं। बहुत मास्टर ट्रिक के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके आगे एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो है यहाँ से भी लगभग आपका तकरीबन 4 क्वेश्चंस एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। आप चाहे 1-2 बनाओ या 4 के चारों बनाओ, क्योंकि 50 ही बनाना है 100 में। और अगला जो आपका टॉपिक है वो आज हम आपको जो डील करने वाले हैं वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स कहने के मतलब यह है खाली स्थानों को भरे, और किसके साथ भरे? विथ करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। तो आज हम लोग वर्ब फॉर्म से क्लास स्टार्ट करेंगे, जहां से ट्रांसलेशन भी सीख जाएंगे, एक्टिव भी सीख जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी सीख जाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन भी सीख जाएंगे। और ये फिल इन द ब्लैंक्स टोटल लगभग आप 30 मार्क्स ग्रामर को सॉल्व कर सकते हैं एक वीडियो को देखकर। लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा दोस्त, थोड़ा लंबा चल सकता है, थोड़ा सा देखिए, और मज़ा आए तो दूसरों तक भी इसे शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं हम आगे, आपका क्लास स्टार्ट करते हैं वर्ब फॉर्म से, और आशा करते हैं कि आप बहुत बेहतर ढंग से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ ऐसी चीज़ आपको लगता है लिख लेना चाहिए तो ज़रूर लिखिए, कॉपी कलम लेके बैठिए। चलिए, हम लोग सबसे पहले क्लास स्टार्ट करेंगे वर्ब फॉर्म्स को कैसे समझे। तो दोस्तों, आज तक आपने टेंस पढ़ा होगा, आपने टेंस पढ़ा होगा, और मेरे ख्याल से टेंस का हिंदी काल भी पढ़ा होगा कि टेंस को काल कहते हैं, और टेंस 3 प्रकार का होता है। थोड़ा सा वो जो तरीका है ना, मुझे लगता है बोरिंग है, या तो थोड़ा ट्रेडिशन है, या परंपरागत है। हमारे दादा परदादा जो चीज़ को पढ़ाते थे, फिर उन्हीं से उनके बेटा सीखा, यानी हमारा बाप, और फिर उनसे हम सीखे। थोड़ा ट्रेडिशनल लगता है, तो इसको लॉजिकली समझते हैं कि टेंस क्या है। तो टेंस जो है दोस्त कम्बिनेशन है। तो किसका कम्बिनेशन है? एक्शन का, और किसका? तो टाइम का। यानी टाइम एंड एक्शन दोनों जब कंबाइन होता है, जुड़ता है, तो क्या बनता है? टेंस बनता है। यानी टेंस में 2 चीज़ पाया जाता है, एक्शन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? टाइम पाया जाता है। अब सवाल यह है कि एक्शन और टाइम दोनों चीज़ को बता दे एक साथ, वो कौन चीज़ है? तो वो है आपका वर्ब फॉर्म्स। ये जो वर्ब फॉर्म्स है यही एक्शन बताता है, और यही दोस्त क्या बताता है? टाइम बताता है। कैसे? थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं, कि कैसे। तो दोस्त यहाँ पे आइए, अगर मैं आपसे एक सेंटेंस कहूँ आई गो टू पटना, आई गो टू पटना, तो दोस्त आप इसका हिंदी मीनिंग क्या लगाओगे? आप हिंदी मीनिंग लगाओगे कि मैं पटना जाता हूँ। दरअसल इस वाक्य में देखिए तो कौन ऐसा शब्द है जो प्रेजेंट टेंस का, यानी कि वर्तमान समय का बोध कराता है? कौन शब्द है इस वाक्य में? कौन ऐसी शब्द है जो वर्तमान समय का बोध कराता है? तो आप ऑफकोर्स कहोगे गो। अगला एक सेंटेंस लिखिए, हमने कहा आई वेंट टू पटना, आई वेंट टू पटना, तो आप इसका मीनिंग लगाओगे कि मैं पटना गया था। इसके मतलब क्या हुआ कि इस वाक्य में अगर समय को दिखाने वाला कोई शब्द है तो कौन है? तो आप कहोगे वेंट। वेरी गुड। अच्छा, जरा बताओ तो गो क्या है? तो आप कहोगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हम कहेंगे वेंट क्या है? तो आप कहोगे वर्ब का सेकंड फॉर्म।
इसके मतलब ये हुआ कि टाइम बताने का काम किसको है, वर्ब 1 वर्ब 2 को, यानी वर्ब के फॉर्म्स को। इसके मतलब ये हुआ कि अगर आप टेंस को सीखना चाहते हैं तो क्या सीखना पड़ेगा, वर्ब फॉर्म्स को। दूसरी चीज़, थोड़ा सा लॉजिकली इसको समझने का कोशिश करते हैं दोस्त, थोड़ा सा लॉजिकली इसको समझने का कोशिश करते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ पाओगे। आप मान लीजिए ट्रांसलेशन एग्जाम में बनाना चाहते हैं तो किसका ट्रांसलेशन बनाइएगा, इंग्लिश का। तो इंग्लिश का ट्रांसलेशन बनाइएगा तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में जो इंग्लिश के लैंग्वेज में मेन चीज़ है वो है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसके बिना इंग्लिश का कोई सेंटेंस नहीं बनता। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना होता है, फिर वर्ब लगाना होता है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना होता है। और अंग्रेजी में बिना सब्जेक्ट का भी एक सेंटेंस संभव हो सकता है, जिसको हम इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ना सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, जब तीनों चीज रहेगा तो एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। इनमें से कोई एक चीज ना हो तो वो सेंटेंस नहीं हो सकता। इसके मतलब हमें यह पता चल रहा है कि हमारा इंग्लिश के वाक्य बनाने में सबसे अहम रोल अगर कोई चीज़ अदा करता है तो वो वर्ब के फॉर्म। तो जब हम वर्ब फॉर्म्स पढ़ेंगे तो एग्जाम में जो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है वर्ब फॉर्म्स डाले, कौन सा होगा चूज करें, तो वो भी चीज़ सीख जाएंगे और सेंटेंस भी बनाने सीख जाएंगे। और जब हम वर्ब के फॉर्म्स डालने सीख जाएंगे तो पैसिव भी सीख जाएंगे और नरेशन भी सीख जाएंगे। है ना मास्टर ट्रिक, बहुत मज़ेदार है, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए हम मुद्दे की बात करते हैं, वर्ब फॉर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। और आशा करते हैं कि आप बहुत ही आसानी से इसको समझोगे, लेकिन थोड़ा वक्त देके समझने का कोशिश करना दोस्त। रट्टा मारना चाहोगे तो नहीं होगा। आइए, तो हमने आपसे कहा था कि टेंस क्या है, काल है, जो आपने पहले से पढ़ा है। और टेंस अगर काल है, हम ये इसको थोड़ा मिटा ही देते हैं। काल फल हम कभी नहीं बोलते तो काल नहीं बोलेंगे, ये कालूल नहीं बोलो। टेंस क्या है, एक्शन प्लस टाइम का कॉम्बिनेशन है। और एक्शन और टाइम दोनों चीज़ को दिखाने वाले कौन होते हैं, वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। अब ये चीज़, ये दोनों एग्जाम्पल से आप पूरी तरीके से समझ चुके हैं। तो आइए अब हम लोग डायरेक्ट वर्ब फॉर्म्स में चले जाते हैं और वहाँ से सारा लफड़ा को ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा दोस्त डिजिटल बोर्ड में ये मेरा पहला वीडियो है, पहला क्लास है, तो थोड़ा सा गड़बड़ाएगा और कोशिश कीजिएगा कि समझे, जो बात कर रहे हैं मेन उस चीज़ को समझना है। तो आइए हम दोस्त अगर वर्ब फॉर्म्स की बात करें, तो हमारे पास वर्ब के कितने फॉर्म्स हैं, तो आप इजीली कहोगे कि 5, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। बट मैं इससे एग्री नहीं करता। ये जो आप कहते हैं ना कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं दोस्त, मुझे टोटली लगता है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं टेंस कितना होता है तो आप कहोगे 3, और वर्ब के फॉर्म्स कितने बता रहे हैं आप 5। तो देखो ये गड़बड़ है, अपने आप इसको चेक कर सकते हो, चेक करके देखो। वर्ब 1 क्या करता है दोस्त, प्रेजेंट टाइम को बताता है। किसको बताता है, वर्ब 1 किसको बताता है, प्रेजेंट टाइम को बताता है, प्रेजेंट टाइम। एक्शन कैसा, तो ये एक्शन बताता है इंडेफिनिट एक्शन। वर्ब 2 क्या करता है, ये पास्ट टाइम को बताता है, पास्ट टाइम। एक्शन कैसा, तो एक्शन होता है इंडेफिनिट एक्शन। वर्ब 2 क्या करता है, तो नो टाइम, ये कोई टाइम नहीं बताता है। एक्शन कैसा, तो आप कहोगे परफेक्ट एक्शन के मतलब आप कह सकते हैं फिनिश्ड एक्शन। वर्ब 4 कौन टाइम बताता है, नो टाइम, कोई टाइम नहीं बता सकता। एक्शन कैसा, कंटिन्यूअस। एक्शन कैसा, कंटिन्यूअस। वर्ब 5 कौन टाइम बताता है, प्रेजेंट टाइम। एक्शन कैसा, इंडेफिनिट। एक्शन कैसा, इंडेफिनिट एक्शन। अब जरा इसको थोड़ा सा स्टडी करके देखिए तो बाबू, यहाँ क्या है, ये प्रेजेंट टाइम, यहाँ क्या पास्ट टाइम, और यहाँ है एक प्रेजेंट टाइम। इस 5 फॉर्म्स में आपको कहीं फ्यूचर नज़र आता है, आप कहोगे नहीं। अगर इसमें फ्यूचर नज़र नहीं आता है तो आप फ्यूचर टेंस क्यों कहते फिरते हो, क्यों कहते हो कि 3 प्रकार का टेंस है? कुछ तो है जो आपको अपने आप विवादित लगता होगा। एक तरफ तो कह रहे हैं कि टेंस का 3 प्रकार है, और दूसरी तरफ जब हम वर्ब की स्टडी करते हैं तो 2 ही मिलता है। तो तीसरा आखिर है तो कहाँ है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके मतलब या तो टेंस 2 प्रकार का होता है, प्रेजेंट एंड पास्ट, और यदि
टेंस 3 प्रकार का होगा तो वर्ब की फॉर्म्स में और कुछ चेंजेस किया जा सकता होगा शायद, देखते हैं। और दोस्त ये जो हमारा वर्ब वन है ये प्रेजेंट टाइम है, ध्यान दीजिएगा। ये कौन टाइम है? प्रेजेंट टाइम। ये प्रेजेंट टेंस का है। इससे पहले भी एक फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं बेस फॉर्म, और इसको जब समझ जाओगे तब आपको फ्यूचर टाइम मिल जाएगा। और ये बेस फॉर्म जो है देखने में बिल्कुल कैसा है? वर्ब वन जैसा, लेकिन वर्ब वन नहीं है। इसको हम कह सकते हैं बैर इन्फिनेटिव। क्या कह सकते हैं? बैर इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं? बैर इन्फिनेटिव। बैर इन्फिनेटिव के मतलब यह है कि वो काम जो अभी हुआ नहीं आगे होगा। जब कोई काम आगे होगा तो अपने आप फ्यूचर होगा। और फ्यूचर बनता किसके मदद से? बैर इन्फिनेटिव के मदद से। और किसके मदद से? तो आपकी एक्सिलरी वर्ब आप पढ़े होंगे, उसमें मॉडल वर्ब आता होगा, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट। उसमें से आप देखना हमेशा फ्यूचर में विल आता है, हमेशा। इज एम आर नहीं आता, डू डज नहीं आता, हैव हैज नहीं आता। आप कभी बच्चों आप कभी अपने टीचर से सवाल नहीं करते हैं, यही आपकी कमी है। सवाल कीजिए, वह भी मेहनत करेंगे, वह भी स्टडी करेंगे, उसको भी नए नए ज्ञान आएंगे इंग्लिश की दुनिया में, और आपको भी नया नया ज्ञान आ सकता है। तो मॉडल वर्ब जो होता है वो दरअसल टाइम पे बेस्ड नहीं होता, सेंस पे बेस्ड होता है। हाँ, इससे मैं एग्री करता हूँ कि कई ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जो कई बार प्रेजेंट टाइम को दिखाता है और कई बार पास्ट टाइम को दिखाता है, बट वो सेम वर्ड कई बार प्रेजेंट में सेम हो जाता है। जैसे थोड़ी देर के लिए देखिए, कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। जैसे हमने आपसे कहा आई कैन डू दिस, मैं इस काम को कर सकता हूँ, प्रेजेंट है नो डाउट। लेकिन अगर मैं कहूँ आई कुड डू दैट, मैं उसे कर सकता था, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लास में पढ़ा रहा हूँ और आप बाहर से आए और आप हमसे कह रहे हैं सर कुड आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? देखिए अभी जस्ट आपने कुड का प्रयोग पास्ट सेंस में किया था, लेकिन अभी क्या करें? कुड आई कम इन यानी प्रेजेंट सेंस में कर रहे हैं। इसके मतलब क्या है कि मॉडल वर्ब्स टेंस पे बेस्ड नहीं होता है, ये सेंस पे बेस्ड होता है कि कहीं क्वेश्चन पूछने का सेंस हो तो ये हो सकता है। बाकी उसकी सेंस है, उसमें हम डिटेल में अभी नहीं जा सकते क्योंकि वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मॉडल वर्ब्स सेंस पे बेस्ड होता है, इस चीज़ को समझिएगा। तो सेंस में विल और शैल जो है ये फ्यूचर टाइम को दिखाता है, जिनमें से अब शैल का प्रयोग बहुत घट गया है, तो अब शैल को हम थोड़ा हटाते हैं, विल से ही काम करेंगे। तो विल, तो सॉरी विल दोस्तों, विल के बाद जब हम वर्ब वन लगाते हैं, कौन वाला वर्ब वन? ये वाला नहीं, बेस फॉर्म वाला। बेस फॉर्म वाला, जब हम बेस फॉर्म वाला यानी बेस फॉर्म, दैट मीन्स बेस फॉर्म वाला यानी बेस फॉर्म आप समझ सकते हैं वर्ब वन। बेस फॉर्म वाला जब वर्ब वन लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फ्यूचर टाइम। क्या मिल जाएगा? फ्यूचर टाइम। और ये हमारा एक्शन जो बनेगा कैसा? इंडेफिनिट एक्शन। अब हमको कितना प्रकार का टेंस मिल गया? 3 प्रकार का टेंस मिल गया। आप इसको हम कहेंगे इंडेफिनिट एक्शन, और 3 प्रकार का टेंस मिल चुका है। एक प्रेजेंट टाइम यहाँ है, पास्ट टाइम, और यहाँ पे हमारा आपका है ये भी प्रेजेंट टाइम है, और यहाँ पे एक फ्यूचर टाइम है। तो टोटल अगर आप टाइम की एतबार से देखें तो टेंस 3 प्रकार का हो चुका है। लेकिन जब तक हम बेस फॉर्म में नहीं जाएंगे, और मेरे ख्याल से आप कटिहारवासी और कटिहार के बच्चों को खास करके ठगा जाता है, उसे ये वाली फॉर्म कभी नहीं बताया जाता, बेस फॉर्म। वो बस 5 प्रकार के वो फॉर्म्स हैं, किताब में भी 5 ही लिखा हुआ रहता है गलती से, तो बस वही पढ़ा दिया जाता है। लेकिन ये वर्ब वन और ये दोनों में अंतर है। अगर आप नहीं मानते हैं कि अंतर है तो चलो आपको दिखाते हैं। आप चूंकि इंटर के एग्जाम देने वाले हैं, आपको ज्ञान तो आ चुका है, जरा बताना। अगर मैं आपसे कहूँ गो टू ऑफिस, गो टू ऑफिस, तो जरा बताओ मीनिंग क्या होगा? आप कहोगे कि मीनिंग इसका होगा ऑफिस जाओ, बिल्कुल, वेरी गुड। दूसरा बताओ, आई गो टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस, इसका मीनिंग क्या होगा? तो आप कहोगे मैं ऑफिस जाता हूं। इसके मतलब क्या हुआ कि ये गो जो है क्या शो करता है? वर्डर, और ये वाला गो क्या शो कर रहा है? हैबिट। ध्यान देना, ये वाला गो क्या शो कर रहा है? हैबिट। आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस जाता हूं, दैट मीन्स इट कैन बी माई हैबिट, ये मेरा आदत हो सकता है ऑफिस जाने का। तो मैं बार बार जाता हूं, हर एक दिन जाता हूं, प्रतिदिन जाता हूं, दैट मीन्स ये हैबिट को शो करता है। लेकिन जब हम कहते हैं गो टू ऑफिस, मान लो मैं पापा हूं और मेरा बेटा ऑफिस के टाइम में नटंकी कर रहा है, ऑफिस नहीं जाना चाहता है, चूंकि बहू उसको डांट दी है, तो मैंने उससे कहा बेटा देख बहू का मत सुन, ऑफिस जाने तो खाएगा क्या? अगर तुम्हारे जेब में पैसा नहीं रहेगा तो कल पता चला बहू भी गई। तो हमने कहा गो टू ऑफिस, उसे आदेश दिया दोस्त। तो ये और ये दोनों में अंतर है। तो ये हमारा बेस फॉर्म है जिससे ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस दिया जाता है,
रिक्वेस्ट किया जाता है। जब किसी सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म शुरू में आए और ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट किया जाए तो समझना वो वर्ब वो नहीं है प्रेजेंट वाला, वो क्या है, बेस फॉर्म है। जैसे अगर आपको हम कहेंगे खुश रहो तो क्या कहेंगे, बी हैप्पी। लेकिन अगर मैं कहूं तुम खुश हो तो क्या कहेंगे, यू आर हैप्पी। तो आर जो है ना दोस्त प्रेजेंट फॉर्म है, ये वाला वर्ब। लेकिन बी हैप्पी ये वाला है, बी बेस फॉर्म है। और ये मजेदार ट्रिक को समझने के बाद आप दुनिया के कोई भी एग्जाम में बैठो इजीली आप क्वेश्चन आंसर करके आ सकता हो, आई बिलीव इट। अब देखिए थोड़ा सा इसको रब करता हूं, मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। इसको आप देखो और देखते देखते हो सके तो बीच में ही अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि वो भी इसका मजा ले और फिर जो अंधकार में है टेंस को लेकर जो उसकी आई थिंक सस्पेंस है, जो उसकी डाउट है वो क्लियर कर सके। तो आइए दोस्त हम जो बात कर रहे हैं वो समझिएगा। बेस फॉर्म मान लेते हैं, एक वर्ब लेते हैं हम, बेस फॉर्म में एक वर्ब लेते हैं बी। तो बी का हिंदी क्या होगा, होना। सेंटेंस बनाना अभी जस्ट सिखा देंगे हम। बी मीन्स क्या होता है, होना। और बी का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, एम या आर। आप ये एम के साथ विवाद कर सकते हैं, हम आपको आगे ले जाके समझाएंगे। और फर्स्ट फॉर्म आई थिंक सेकंड फॉर्म क्या होगा, वाज या वार। पास्ट में वाज या वार। और यहां पे क्या हो जाएगा, बीन। यहां पे हो जाएगा बीइंग। और यहां पे क्या हो जाएगा आपका, इज। और यहां पे आपका होगा विल बी। देखिए विल का फॉर्म हमेशा विल के बाद बेस फॉर्म होगा। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, आई हो, वी हो, दे हो, ही हो, सी हो, इससे कोई मतलब नहीं। हमेशा मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म आएगा। बेस फॉर्म के मतलब बैर इन्फिनेटिव वाला फॉर्म। अब आते हैं हैव लेते हैं। तो दोस्तों हैव का मीनिंग क्या होगा, रखना। हैव मीन्स क्या होता है, रखना। अब जरा बताना इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा, हैव। देखने में सेम है, इससे मेरी क्या गलती है भाई, देखने में सेम है तो है, लेकिन प्रयोग में अलग होगा। जब हम आपसे कहेंगे हैव अ पेशेंस तो इसका मीनिंग क्या होगा, धैर्य रखो। लेकिन जब कहेंगे यू हैव पेशेंस, तुम्हें धैर्य है, दोनों अलग अलग चीजें है, नहीं बिल्कुल अलग है। ये बेस फॉर्म है बैर इन्फिनेटिव और ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म है। अब आइए इसका पास्ट फॉर्म क्या होगा, हैड। ये वाला क्या होगा, बीन। और यहां पे आपका क्या हो जाए, सॉरी या वर्ब 3 में भी हैड ही होगा, माफ करना, हैड। और यहां पे क्या हो जाएगा आपका, हैविंग। और यहां पे क्या हो जाएगा आपका, आई मीन हैज। और यहां पे हो जाएगा विल हैव। अब देखिए कई बच्चों का सवाल ये होता है कि सर विल के बाद पास्ट में भी हैव ही लगाते हैं, हैड क्यों नहीं लगाते। अरे बाबू एक बात तो हम आपको बोल चुके हैं कि हमेशा मॉडल वर्ब के बाद क्या आएगा, बेस फॉर्म। तो बताइए बेस फॉर्म क्या हैव है, तो हमेशा विल के बाद हैव होगा, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे कुछ भी हो। ये कंसेप्ट है। अगला देखो, हमने लिया डू। डू मतलब क्या होता है, करना, कोई काम करना। तो डू का फर्स्ट फॉर्म क्या है, डू। देखने में सेम है, कोई बात नहीं, प्रयोग में अलग होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डीड। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डूइंग। और यहाँ पे है डज। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल डू। हमेशा बेस फॉर्म कहाँ आएगा, हमेशा बेस फॉर्म कहाँ आएगा, मॉडल वर्ब के बाद। तो यहाँ पे हम कहेंगे विल डू। अब देखिए कैसे आप सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। तो दोस्त ये जो बेस फॉर्म है, आप थोड़ा सा इसको गौर कीजिएगा और एक चीज पहले कुछ समझाना चाहते हैं उसको समझिएगा। ये बेस फॉर्म का प्रयोग हमेशा करेंगे कि वो काम जो अभी हुआ नहीं आगे होगा, यानी किसी को हम आदेश देने के लिए प्रयोग करेंगे, ऑर्डर करने के लिए, एडवाइस करने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए। वर्ब ऑन का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिए, प्रेजेंट में कोई काम हुआ उसके लिए। तो इसके साथ कब मेन वर्ब वर्ब ऑन आएगा, कब इज एम आएगा, कब हैव हैज आएगा, कब डू डस, जस्ट अभी बात कर लेंगे। वर्ब टू पास्ट टाइम को दिखाने के लिए आता है। वर्ब 3 कोई टाइम को नहीं दिखाता है। जब वर्ब 3 कोई टाइम को नहीं दिखाता है तो अब थोड़ा सा मजे की बात थोड़ा सुन लीजिए, फिर आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों देखना, आपने जीवन में खूब सुना होगा हेल्पिंग वर्ब। आप मुझे 2 फैक्ट बता दीजिए, 2 फैक्ट कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में क्यों करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका औकात इंग्लिश में क्या है।
सच्चाई बता दीजिए कि हेल्पिंग वर्ब क्यों करते हैं प्रयोग सेंटेंस में। कोई नहीं बताता, खाली ये इज, एम, आर, हैव, हैज, डू, डज, डिड को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं होता है। छोड़ो भाई, इसको करके दिखाओ क्या होता है। फैक्चुअली आप फैक्ट को समझने की कोशिश करो। तो चलिए हम आपको 3 काम बताते हैं हेल्पिंग वर्ब का। सबसे पहला काम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब टाइम दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी वाक्य में जब आपका जैसे वर्ब 3 है, क्योंकि वर्ब 3 कोई टाइम नहीं दिखा सकता, तो जब वर्ब 3 कोई टाइम नहीं दिखा सकता तो इसको एक हेल्पिंग वर्ब की मदद लेना पड़ेगा। अब जब हेल्पिंग वर्ब मिल जाएगा इसको तो टाइम दिखा देगा, और एक्शन दोनों जब मिल जाएगा तो टेंस बन जाएगा। उसी प्रकार से वर्ब 4 टाइम नहीं दिखा सकता, जैसे ये टाइम नहीं दिखा सकता, नो टाइम, जब ये टाइम नहीं दिखा सकता तो इसको हेल्पिंग वर्ब चाहिए टाइम दिखाने के लिए। एक एक्शन तो ऑलरेडी पहले से दिखा रहा था, और टाइम जब दिखा देगा तो टाइम और एक्शन दोनों जब कंबाइन हो जाएगा तो टेंस हो जाएगा। देखिए वर्ब 5 टाइम दिखा सकता है और एक्शन भी दिखा सकता है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। इसमें तो ऑलरेडी हमारा हेल्पिंग वर्ब जोड़कर ही बनाया गया है फ्यूचर टाइम, तो इसकी बात ही छोड़ दो। अब आता है पहला क्या है, टाइम दिखाना। यानी टाइम दिखाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वर्ब 3 से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, वर्ब 4 से पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, हालांकि वर्ब 1 से पहले भी आता है। क्यों आता है अभी समझ में आएगा। पहला टाइम दिखाना। दूसरा क्या होता है दोस्त, दूसरा है सेंटेंस को नेगेटिव बनाना। सेंटेंस को यदि आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो एक नट की आवश्यकता है, यानी एक हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता है। चूँकि फैक्ट है कि आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद और मेन वर्ब से मेन वर्ब के, तो सॉरी सब्जेक्ट छोड़ो, मेन वर्ब समझो, मेन वर्ब के तुरंत बाद आप नट का प्रयोग नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आपको कभी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग करना है। एरर केस में कभी कभी होता है, एक्सेप्शन है, थोड़ा सा टेक्निकली कुछ अलग इश्यूज बनता है तब होता है, वो अलग चीज़ है, बहुत 2-3% जगह पे, तो हम आपको अलग किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। 99% जगह मेन वर्ब के बाद नट का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले होता है। तो मान लो कि वाक्य में एक सेंटेंस दे लो, आपको कहना हो आई गो टू पटना। आपको मज़ा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश क्या है। अब एमएसएस दूर नहीं, आपके शहर कटिहार में ही है। आइए मिलिए और अंग्रेजी को सीखिए, जड़ से सीखिए। दोस्त इस वाक्य को देखिए, सपोज करो कि इसका नेगेटिव बनाना है। हमने बना दिया आई गो नॉट टू पटना। इसका हिंदी क्या होगा पता है, आई गो नॉट टू पटना, तो इसका हिंदी हो जाएगा मैं जाता तो हूँ लेकिन पटना नहीं जाता हूँ, कहीं और जाता हूँ, ऐसा मीनिंग हो जाएगा। सेंटेंस नेगेटिव नहीं बना। इसका मतलब हो जाएगा आई गो, मैं जाता हूं लेकिन नॉट टू पटना, पटना नहीं कहीं और जाता हूं। जबकि हमें यह कहा गया था कि मैं पटना नहीं जाता हूं, ऐसा बनाओ, ऐसा नहीं बन के कुछ और बन गया। तो जब मेन वर्ब के बाद आप नॉट लगाओगे तो ऐसा ही उल्टा सीधा मीनिंग आएगा। जैसे कई बार आपको फंसाने के लिए कई सीनियर आपसे सवाल करेगा कि एक सेंटेंस बनाओ, तो जैसे मैं क्या, वह मुझसे नहीं मिलने के लिए यहाँ आती है। वो यहाँ आती है पर मुझसे नहीं मिलने के लिए, इसका मतलब किसी और से मिलना चाहती है। तो ये सेंटेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब का नट लग जाएगा और नट के साथ टू आएगा। ऐसा कुछ कंडीशन है जहां पे बिना हेल्पिंग वर्ब का नट आ जाता है, वरना 99% बिना हेल्पिंग वर्ब का नट नहीं आ सकता। तो इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या लेना होगा, डू। आई डू और डू के बाद आप नट लेंगे, तो इसी डू और नट को एक साथ कंबाइन करके आप क्या कह सकते हैं, डोंट। आई डोंट गो टू पटना। अब हुआ कि मैं पटना नहीं जाता हूँ। तो दोस्त यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो हमने एक हेल्पिंग वर्ब लिया। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा लिया, डू लिया। फिर तो सवाल यही है कि सर इज क्यों नहीं लिए, एम ने क्यों नहीं लिए, हैव क्यों नहीं लिए, हैड क्यों नहीं लिए, डू ही क्यों लिए। इसके पीछे भी बहुत बड़ा और सच्चा और बहुत बहुत क्लियर कंसेप्ट है, आपको हम तुरंत बताएंगे। अभी चलिए, तो दोस्त ये समझ गए हैं कि आप सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब का 2 कंडीशन तो आपको समझ गया कि क्यों प्रयोग किया जाता है वाक्य में। अब आते हैं तीसरा पॉइंट समझते हैं हेल्पिंग वर्ब को लेकर, तीसरा सच्चाई फैक्ट को जानते हैं, सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना। सेंटेंस को आप सेंटेंस को अगर इंटरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो सेंटेंस को यदि इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन में बदलना चाहते हैं किसी सेंटेंस को, तो उसमें आपको एक हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी। बिना हेल्पिंग वर्ब का आप उस सेंटेंस को क्वेश्चन वर्ड में बदल नहीं सकते। जैसे अगर आपको कहना हो, सपोज ऐसा कीजिए कि आई कुक फूड, आई कुक फूड, इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है, तो आप क्या बनाओगे।
अगर मान लो कि कुक को पहले कर दिए तो क्या होगा, कुक आई फूड, ऐसा होगा। तो यह सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब का हमारा क्वेश्चन फ्रेम हो ही नहीं सकता है। तो एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, तो यहाँ पे यह सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। अब इस सेंटेंस को सही करने के लिए हम क्या लगाएंगे, डू, और डू आई कुक फूड। अब सेंटेंस क्या बन जाएगा, डू आई कुक फूड, क्या मैं खाना पकाता हूँ। तो ये हमारा सेंटेंस अब सही है। सवाल यह है कि यहाँ पे फिर डू क्यों आया, दूसरा कोई हेल्पिंग वर्ब क्यों ना आया। तो हम इससे रिलेटेड कंसेप्ट तुरंत जल्द ही देने वाले हैं। अभी आपको हम जो समझाना चाहते थे ये समझिए कि आपको यह समझ में आया कि नहीं कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में क्यों करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में करने का 3 ही कारण होता है। एक, वाक्य में टाइम बताना, दूसरा नेगेटिव बनाने के लिए, और तीसरा इंटरोगेटिव बनाने के लिए। ये फैक्ट आप समझ के रखिए और देखिए चुटकी में कैसे आप वर्ब फॉर्म्स को इजीली भर सकते हैं। चलिए अब इसको हम थोड़ा हटाते हैं। अब तुरंत हमको लगता है और 5 मिनट लगेगा और आप लगभग 30 नंबर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए। अब दोस्त हम पहला एक रूल लेते हैं, इससे एक रूल बनाते हैं। एक रूल बनाते हैं इससे, देखिए। सबसे पहला इसको सेंटर में ले लेते हैं। अब जरा बताओ बेस फॉर्म, पहला रूल नंबर 1, बेस फॉर्म से जो रूल बनेगा उससे क्या है, सबसे पहले यानी कि वर्ब ऑन 2 यानी जो बेस फॉर्म है उसको लगाओ। इसके बाद कोई एक ऑब्जेक्ट डालो। ऑब्जेक्ट जो डालोगे तो ये वाली बेस फॉर्म जो सेंस क्रिएट करेगा वो ऑर्डर का कर सकता है, वो आपका एडवाइस का कर सकता है, वो आपका रिक्वेस्ट का कर सकता है। किसका कर सकता है, रिक्वेस्ट का। आप किसी भी साल के क्वेश्चंस उठाओ, 2 सेंटेंस आपको देता है बनाने के लिए एग्जाम में, ट्रांसलेशन। और वो क्या देता है, पहला सेंटेंस बड़ों का कदर करो, दूसरा हमेशा सच बोलो। अब जरा बताओ, अगर आप किसी को कह रहे हो कि हमेशा सच बोलो तो आप क्या कर रहे हो, उसको एडवाइस दे रहे हो, क्योंकि सच बोलना चाहिए इंसान को, तो आप उसको एडवाइस दे रहे हो। तो हमेशा का इंग्लिश क्या होता है, ऑलवेज, तो आप बोल दो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। आपने कहा बड़ों का कदर करो, अच्छा कदर करने का इंग्लिश क्या होता है, रिस्पेक्ट, तो वर्ब बेस फॉर्म लगाओ, तो रिस्पेक्ट द एल्डर्स। आपने कहा समय पर क्लास पहुंचो, तो क्या कहेंगे, कम टू द क्लास ऑन द टाइम, कम टू द क्लास ऑन टाइम। आई मीन टू से क्या है कि आप इजीली किसी भी सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आप देखिए अगर एक आपके एग्जाम में कोई ऐसा सेंटेंस दिया है जिसमें ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तुरंत आप उसको इस फ्रेम में बना दो। यानी कि वर्ब ऑन जो मेन वर्ब है उसको लगा दो, बाकी को हटा दो, उसके बगल में सेंटेंस बनकर तैयार होगा। एक पहला रूल हमारा कंप्लीट होता है। अगला देखो, रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 को देखिए। रूल नंबर 2 यहां से, रूल नंबर 2 यहां से फिर देखते हैं हम लोग बनाते हैं। रूल नंबर 2 में हमने क्या लिया, सबसे पहला सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट लेते हैं। अब सब्जेक्ट लेने के बाद अब जरा देखिए, तो अगर हम ले ले यहाँ वर्ब ऑन, ये प्रेजेंट टाइम दिखाता है कि नहीं दिखाता, आप बोलोगे यहाँ दिखाता, वेरी गुड, वर्ब ऑन। अगर यहाँ देखिए वर्ब 5, ये भी प्रेजेंट टाइम दिखाता है, इसके मतलब वर्ब ऑन और वर्ब 5 में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है सिंगुलर प्लूरल का, अभी जस्ट बताते हैं। और ये वर्ब 2, ये वर्ब 2 क्या करता है, पास्ट टाइम को दिखाता है, तो आपने यहाँ वर्ब 2 लिखा। अब देखिए यहाँ पे विल प्लस वर्ब ऑन, ये क्या दिखाता है, फ्यूचर टाइम को दिखाता है जो बेस फॉर्म है, तो आपने यहाँ पे लिखा विल प्लस वर्ब ऑन। अब ये जितने जो वर्ब के फॉर्म्स हैं ये सब के सब इंडेफिनिट एक्शन है। कैसा एक्शन है, इंडेफिनिट एक्शन है। यहाँ से एक सवाल क्रिएट होता है कि सर इंडेफिनिट एक्शन किससे कहते हैं और एक्शन कितना प्रकार का होता है। तो दोस्त एक्शन 4 प्रकार का होता है। पहला इंडेफिनिट एक्शन, दूसरा कंटिन्यूअस एक्शन, तीसरा परफेक्ट एक्शन और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन। ये 4 प्रकार का एक्शन आपकी 12 टेंसेस बनाता है, और जिससे आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ते होंगे और ऑक्सफोर्ड को पढ़कर पढ़ाने वाले टीचर से भी पढ़े होंगे। तो मेरे ख्याल से आप 3 प्रकार का टेंस होता है, जैसे प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट टेंस का 4 भाग, आप इस तरह से पढ़े होंगे ना। दरअसल एक्शन का 4 रूप होता है, उसको पढ़ लो, टेंस पैसिव सब एक दिन खत्म। इसके बाद आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट। आप थोड़ा सा खाली आप ये समझ जाइए कि इंडेफिनिट एक्शन कहते हैं किसको।
इंडेफिनिट एक्शन जो होता है, ये इंडेफिनिट एक्शन, इसमें सबसे पहला चीज है कि आपको हैबिट दिखेगा। क्या दिखेगा? हैबिट, एक आदत है। तो आप जैसे कहते हैं आई टेक टी, तो ये इंडेफिनिट एक्शन में आता है। पहला इंडेफिनिट एक्शन का मतलब होता है वो हैबिट दिखाएगा। दूसरा, इंडेफिनिट वर्ड से क्या है कि वो चीज जो निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। अगर वो अनिश्चित है तो क्या होगा, वो ना तो परफेक्ट होगा ना तो कंटिन्यूअस होगा। अगर कोई चीज परफेक्ट ना हो और कोई चीज कंटिन्यूअस नहीं है तो इसके मतलब पक्का है कि वो इंडेफिनिट है। ये दूसरा फैक्ट है। और तीसरा, कुछ ऐसी चीज जो दुनिया में फैक्ट है जिससे हम बदल नहीं सकते, वो हमेशा इंडेफिनिट एक्शन में माना जाता है। हाँ, इंडेफिनिट एक्शन का एक घातक बहुत बड़ा राज है पास्ट इंडेफिनिट को लेकर। जो परफेक्ट एक्शन जो होता है ना, फिनिश्ड एक्शन, वो भी इंडेफिनिट में आ जाता है। और इस चीज़ को समझना इतना आसानी से एक ही वीडियो में संभव नहीं होगा, इसलिए माफ़ करना। खाली अभी फिलहाल आप ये समझ जाना कि इंडेफिनिट के मतलब वैसा काम जो होता है और ना तो वो हो रहा है ना तो हो चुका है, कभी कभी होते रहता है, जिसे हम हैबिट कह सकते हैं, रिपीटेड एक्शन कह सकते हैं, या कोई फैक्ट है जो बदल नहीं सकता है। जैसे 2 और 2 4 होता है, 4 होता भी था, होता भी है, आगे भी होगा। जैसे सूरज पूरब में उगता है, तो पूरब में उगता था, आज भी उगता है, आगे भी उगेगा। इसको हम पास्ट में, अगर कोई तुमसे पूछ ले कि सूरज पूरब में उगता था, इसका इंग्लिश बनाओ, तो आप था में पास्ट फॉर्म मत लगा देना, क्योंकि ये फैक्ट है, बदलेगा नहीं। हमेशा आपको वर्ब 1 या वर्ब 5 का प्रयोग करना होगा। तो इसमें बहुत बड़ा राज है, रहस्य आपको समझाना होगा। तो थोड़ा सा हम अलग सेपरेट वीडियो में लाएंगे, उसमें बात करेंगे। आप खाली इतना, आप एग्जाम में जो डालेंगे वो कैसे डाल सकते हैं उसको लेके समझते हैं। देखिए, वर्ब 1 और वर्ब 5 में अंतर क्या है, वर्ब 1 और वर्ब 5 में अंतर क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। वर्ब 1 जो है दोस्त, ये प्लूरल है, और वर्ब 5 जो है ये क्या है, सिंगुलर है। अब देखिए, सिंगुलर प्लूरल को लेके भयानक कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर। जब मैं क्लास में बच्चों से पूछता हूँ, कभी कभी हंसने के लिए भी पूछ लेता हूँ, बच्चा से कहता हूँ ये गो है और ये गोज है, थोड़ा बताओ बाबू कौन सिंगुलर कौन प्लूरल। तो बच्चा दौड़ के कहता है कि सर ये तो सिंगुलर हुआ और ये तो प्लूरल हुआ, और ये आपका जवाब क्या हुआ, गलत हुआ। अरे लेला बच्चा, ऐसे नहीं होता है। अगर मैं आपसे ये कहता डॉग, और यहाँ पे आपसे अगर मैं कहता डॉग्स, इसको आप इसको अगर आप बताते सिंगुलर, इसको बताते प्लूरल, तब तो फिर क्या जवाब था आपका? तब तो हम बोलते वाह गजब है, आपको हम गजब का आई थिंक चॉकलेट खिलाते, ट्रॉफी देते, कुछ देते, तोहफा वोफा देते। लेकिन इसमें नहीं देंगे, इसमें गलत है। आप बोलोगे ये मास्टर पागल तो नहीं है, लेकिन कुछ लॉजिक तो होगा। डॉग सिंगुलर है, डॉग्स प्लूरल है, ये बात बिल्कुल सत्य है। क्यों? क्योंकि डॉग हमारा नाउन है, और नाउन अपने बेस फॉर्म में सिंगुलर माना जाता है। ऐसी ये ऐसे ऐड करने से वो प्लूरल हो जाता है। बट वर्ब जो है ना दोस्त, इसको बेस फॉर्म में प्लूरल माना जाता है, जस्ट नाउन का उल्टा है। तो बेस फॉर्म कौन है? गोना है, इसलिए ये हुआ प्लूरल, ये हुआ ये हुआ प्लूरल, और ये क्या हुआ, सिंगुलर। ये वाला आंसर, माफ करना, तो ये हमारा जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। ये प्लूरल और ये सिंगुलर, चूंकि बेस फॉर्म गो है और ये बनाया गया फॉर्म है, बाद में हमने एस जोड़कर बनाया है। अब सवाल ये होता है कि सर गो को हम सिंगुलर प्लूरल कुछ भी ना कहते तो कोई दिक्कत होता का? हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है, इसलिए राइटर ने इसको बनाया है। अगर आप फैक्चुअली अगर आप इस चीज को समझना चाहोगे ना, तो गो का नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि गो वर्ब है और वर्ब का नंबर नहीं होना चाहिए। कभी हम गिनते हैं का 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो? कभी नहीं गिनते। जब कभी गिनते ही नहीं है तो इसको प्लूरल कहना, इसको सिंगुलर कहना भी बेवकूफ़ी है। लेकिन चूंकि अंग्रेजी है, ये एक भाषा है, और भाषा को सुंदर बनाने के लिए कुछ हद से तो गुजरना होता है। जैसे हमारे घर में खास करके, और जो है ना, जो लोग शादीशुदा हैं वो समझते होंगे अपनी बीवी का राज और रहस्य को। चेहरा बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए 10 दिन बाद, लेकिन क्या क्या लगाएगी एक पार्टी में सुंदर दिखने के लिए, तो वही जाने। वही वाला है, ये इंग्लिश है, लैंग्वेज है, सुंदर बनाने के लिए ज़बरदस्ती बना दिया गया है। वरना नंबर, ये जो वर्ब जो है, इसको गिना नहीं जाता है, ये अनकाउंटेबल होता है, या इसको आप काउंटलेस कह सकते हैं कि इसको गिनने की आवश्यकता नहीं होता है, तो इसके नंबर नहीं होना चाहिए था। लेकिन अंग्रेजी में देखिए, ये डॉग सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है। अब सब्जेक्ट कौन बनेगा सेंटेंस का? मजेदार बात देखो, क्यों बनाया गया इसको सिंगुलर, उसको सिंगुलर प्लूरल, इसको भी समझ लो। वीडियो लॉन्ग अगर जाएगा तो हम यहाँ रोक देंगे बाबू, और उसके बाद फिर किसी पार्ट 2 में हम बात करेंगे आगे का।
और अगर आप चल सकते हैं तो चलिए। तो देखिए डॉग क्या है, सिंगुलर, और डॉग्स क्या प्लूरल, और सब्जेक्ट कौन बनता है, सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या तो कौन बनेगा, प्रोनाउन बनेगा। अरे दोस्त सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन बनता है, यहीं से तो आपका वर्ब फॉर्म क्लियर हो जाएगा चुटकी में। यानी सब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन, या सब्जेक्ट कौन बनेगा, सॉरी सब्जेक्ट कौन बनेगा, नाउन, या तो सब्जेक्ट बनेगा प्रोनाउन। अगर तीसरा किसी चीज को अंग्रेजी में आके सब्जेक्ट बनना होगा तो कौन बन सकता है, तो वो हमारा नाउन इक्विवेलेंट हो सकता है, यानी वो उस चीज को आके नाउन का रूप धारण करना होगा, तभी वो सब्जेक्ट बन सकता है। क्योंकि नाउन और नाउन और प्रोनाउन यही दोनों को जिम्मेदारी दी गई है सब्जेक्ट बनने और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का सेंटेंस में। तो हमारा नाउन सिंगुलर होता है बोलोगे हाँ, नाउन प्लूरल होता है बोलोगे हाँ, प्रोनाउन सिंगुलर होता है बोलोगे हाँ, प्रोनाउन प्लूरल होता है बोलोगे हाँ। नहीं मानोगे तो देखो यू प्लूरल है, दे प्लूरल है, वी प्लूरल है, बोलो हाँ। अब बोलो ही सिंगुलर है, बोलो हाँ। बोलो इट सी सिंगुलर है, बोलो हाँ। ईट क्या है, सिंगुलर, बोलो हाँ। तो ये सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो सिंगुलर को सिंगुलर वर्ब चाहिए ना, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब होगा सिंगुलर। इसीलिए गो को प्लूरल माना और गोज को सिंगुलर माना, केवल इसको सुंदर बनाने के लिए, और कोई फैक्ट नहीं है। कोई राइटर भी अगर बोले तो काट देना उसको, बात को, जो समीर कह दिया वो सही है। थोड़ा आप लॉजिक लगा के समझ सकते हो, अंग्रेजी को समझो भाई, यार रट्टा मत मारो, जिंदगी भर रट्टा मारोगे कोई फायदा नहीं होगा। अब आओ नाउन में, जैसे बोलो डॉग, बोलो डॉग्स। अब मान लो ये डॉग है और ये डॉग्स है। मान लो आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, डॉग, तो इसके साथ क्या लगाओगे, इज। सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, डॉग्स, तो इसके साथ क्या लगाओगे, आर। इसके मतलब क्या हुआ, ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हमारा प्लूरल आएगा, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारा सिंगुलर आएगा। तो आइए इसी नोट को खोपड़ी में सेव कर लो, कॉपी में नहीं, कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब होगा सिंगुलर। वर्ब फॉर्म को चूज करने का पहला ट्रिक कि आप के 4 ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं। मान लो कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन मानते हैं, एक है इज, ए में इज, ट्रिक समझो, बी में है वाज, सी में है आपका हैव, और मान के चलिए कि डी में है आपका आर। अब देखिए इज क्या है, सिंगुलर, वाज क्या है, सिंगुलर, बोलो हाँ। आर क्या है, प्लूरल, आर क्या है, प्लूरल, बोलो हाँ। अब जरा देखो दोस्त, ये दोनों सिंगुलर हुआ, ये दोनों प्लूरल हुआ। अब सेंटेंस के मान लो कि सब्जेक्ट है सी और डॉट डॉट दिया गया है, आगे कुछ है, तो बोलो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ कि नहीं, बोलो हाँ। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये दोनों को आंख बंद करके काट दो, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो हमें वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। तो 4 में से 2 ऑप्शन कट गया। अब बाकी तुम तुक्का भी मारोगे तो 50% चांस बन जाएगा ना सही होने का। अगर लेकिन इस कंसेप्ट को समझे बिना तुम तुक्का मारोगे तो फिर पता चला 25% आपकी संभावना बन सकता है। अब आओ, अच्छा सर ये तो बात समझ गए आपका कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो प्लूरल सारे ऑप्शन को काट देंगे, लेकिन ये इज भी सिंगुलर, वाज भी सिंगुलर, तो ये कैसे करेंगे। तो अरे लेला, आप आओ मजेदार बात में। टाइम बताने का जिम्मेदारी सबसे पहला तो वर्ब फॉर्म्स को है। किसको है, वर्ब फॉर्म्स को, ये टाइम बताता है। और दूसरा वाक्य में आके टाइम बताने वाला चीज कौन है, तो एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। यानी एडवर्ब जो होता है ना, ये टाइम बताता है। और कौन टाइम बताता है, वर्ब फॉर्म्स टाइम बताता है। तो आपके मान लो एग्जाम में आपकी वर्ब फॉर्म्स तो ऑप्शन में दिया गया है, इसके मतलब इससे टाइम पता नहीं चलेगा। टाइम का पता किससे चलेगा, एडवर्ब में। तो उस सेंटेंस में आगे देखो कहीं टुडे लिखा हुआ है, अगर कहीं टुडे लिखा हुआ है तो वाज को काटो, अगर कहीं दिस मंथ लिखा है तो वाज को काटो, दिस वीक लिखा है तो वाज को काटो। कोई ऐसा शब्द देखो ना जो प्रेजेंट टाइम को दिखाता है, वाज कट जाएगा। और अगर कोई ऐसा शब्द लिखा हुआ है जो पास्ट टाइम को दिखा रहा है तो क्या होगा, आपका इज कट जाएगा, तब ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाज सही हो जाएगा। यानी कोई ऐसा शब्द दिया हुआ रहेगा उसमें जो आपको बताएगा कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है या पास्ट टेंस का है, उससे आप इजीली एक को काट सकते हो, एक को लगा सकते हो। मिसाल के तौर पे यहां देखो सेंटेंस, आप सी डैश डैश कमिंग टू मीट मी एस्टरडे। अब ऐसा मान लो कि ये क्वेश्चन है।
अब देखो तो सी सिंगुलर है तो हमने हैव को और आर को उड़ा दिया, इसलिए उड़ा दिया क्योंकि ये दोनों प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, बचा ये दो। अब इसमें देखो तो कमिंग टू मीट मी एस्टरडे, अब देखो तो ये एस्टरडे एक शब्द है ना जी जो एडवर्ब है, टाइम क्या दिखा रहा है, बिता हुआ टाइम। अब जब वो पास्ट टाइम दिखा रहा है तो बोलो इज होगा, कभी नहीं, तो आंसर हो गया वाज। चुटकी में आप आंसर भर के आ सकते हो। ये ट्रिक नंबर 1 था। और अगला हम इसी तरह से 2 ट्रिक इसमें और देंगे, उसके बाद आपको लगेगा कि अरे बाप रे कोई भी बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा और इजली बन जाएगा। चलिए इसको मिटा दें। ओ देखिए आदत बना हुआ है बोर्ड मिटाने का, आई थिंक जंगल से, तो हम जंगल ही खोजते हैं, स्मार्ट बोर्ड थोड़ा बात कम समझ में आता है। देखिए दोस्त, मैं बिल्कुल देहाती भाषा में आपको अंग्रेजी पढ़ाना और समझाना चाह रहा हूँ। मैं बीइंग अ इंग्लिश टीचर ना तो इंग्लिश बोल रहा हूँ ना तो किसी स्टैंडर्ड वर्ड या शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप कटिहार के बच्चे हैं, मैं आपको जानता हूँ आप क्या चीज़ को अच्छा समझते हैं। आप बहुत संघर्षी होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन आपको मेहनत करने का सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, इसलिए आप मेहनत नहीं कर पाते। आइए क्या हुआ सर? हाँ तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, तो आप आइए, तो यहाँ पे आप बात कर रहे थे, आपको ये वाला खाली स्थान देगा। कौन वाला? ये वर्ब 1 वर्ब 2 जो आप देख रहे हैं, इसको खाली स्थान में छोड़ देगा। सब्जेक्ट दे देगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट दे देगा, और यहाँ पे कोई एडवर्ब जोड़ देगा। क्या कर देगा? कोई एडवर्ब जोड़ देगा। जैसे मान लो टुमारो जोड़ दिया, तो ऑप्शन कहाँ होगा? विल वाला। अब विल प्लस वर्ब 1 जो होगा वो सही आपका ऑप्शन चुना जाएगा। यहाँ पे मान लो टुडे लिख दिया तो कौन वाला होगा? वर्ब 1 या वर्ब 5 वाला। मान लो यहाँ पे एस्टरडे लिख दिया या लास्ट ईयर लिख दिया तो कौन वाला होगा? वर्ब 2 वाला होगा। तो हम रूल नंबर 2 समझ चुके हैं। अब आइए थोड़ा रूल नंबर 3 पे। और हाँ, मान लो यहाँ पे आपको सेंटेंसेस बनाना है। एक सेंटेंस आपको ऐसा दे दिया, वह अंग्रेजी में बात करती है, वह अंग्रेजी में बात करती है। यह मान लो एक सेंटेंस है, वह अंग्रेजी में बात करती है। अब जरा बताओ तो इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? आप कहोगे सी, यानी वह। अब देखो तो इसमें जो वर्ब है वो कौन है? क्योंकि रूल हमने आपको क्या बताया था, इंग्लिश का क्या होता है? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट तो हमको मिल चुका है, वह का सी। अब बताओ कि इसमें वर्ब कौन है? तो आप कहोगे कि बात करना। अब जरा देखो तो बात करने का काम जारी है का? आप बोलोगे नहीं। अगर जारी होता तो कंटिन्यूअस होता, और कंटिन्यूअस के लिए हम क्या लगाते? वर्ब 4। लेकिन यहाँ तो कंटिन्यूअस है नहीं, चलो वर्ब 4 नहीं होगा। चल बात कंप्लीट हो चुका है का? बोलोगे नहीं। इसके मतलब वर्ब 3 भी नहीं आएगा। अच्छा, वर्ब 3 भी नहीं आएगा और वर्ब 4 भी नहीं आएगा, तो पक्का क्या आएगा? वर्ब 1 या वर्ब 5 या वर्ब 2 या विल प्लस वर्ब 1। तो देखो तो ये है से क्या पता चल रहा है आपको? आप बोलोगे प्रेजेंट, इसके मतलब वर्ब 1 या वर्ब 5 होगा। अब बताओ सी हमारा सिंगुलर है या प्लूरल? आप कहोगे सिंगुलर। तो यह बात करने का इंग्लिश क्या होता है? टॉक। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? टॉक्स। सी टॉक्स। और मे का इंग्लिश क्या होता है? इन। तो हो जाएगा इन। और अंग्रेजी का इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश। तो क्या बना देंगे? इंग्लिश। तो यहाँ पे आप इज़ाम आर लगाने की गलती ना करें। जब आपको लगे कि कोई काम ना तो चल रहा है ना तो चल चुका है, तो ये हैबिट है, और हैबिट है तो आप पक्का प्रेजेंट हैबिट है तो पक्का लगा दो। सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब 5, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब 1, उसके बाद आपके जो ऑब्जेक्ट है उसके डाल दो। आसानी से बना सकते हो। अब आइए हम रूल नंबर 2 की बात करते हैं। थोड़ा सा और समय लेंगे आपका। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में क्या है? तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मान लो वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट आया है, और इसके बाद मान लो कोई एडवर्ब भी आ गया है। कि एडवर्ब देखना ना भूलना एग्जाम में, वो आपको मदद करेगा और शॉर्टकट में आंसर खोजने में। बिल्कुल इजीली आप आंसर अगर निकालना चाहते हैं बिना
क्वेश्चन का मीनिंग समझ के निकलना चाहते हैं तो यहाँ से निकल सकते हैं। अब जरा देखो वर्ब 3, मान लो कि एक सेंटेंस लिखा गया है ये और डॉट डॉट दे दिया है और उसके बाद क्या है reached the station before I went there। मान लेते हैं ऐसा एक सेंटेंस दे दिया है, he dash reached the station before I went there। मान लो ऐसा एक सेंटेंस दे दिया है। अब यहाँ पे वर्ब 3 देखो, ये reached वर्ब 3 है, बिल्कुल देखो यहाँ डॉट डॉट हम छोड़ के रखे हैं, यहाँ पे भी डॉट डॉट छोड़ा हुआ है। अब वर्ब 3 को देखो तो ये सेंटेंस मान लो कि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं डाले तो सेंटेंस सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वर्ब 3 टाइम नहीं दिखा सकता, एक हेल्पिंग वर्ब देना है। अब सवाल यह है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा देना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लो तो बाबू एक फैक्ट को थोड़ा समझ लो। हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? तो आप कहोगे सर 11 है, बोलो इज, एम, आर। अगला देखो वाज, वार, और अगला देखो हैव, हैज, हैड, और अगला देखो डू, डज एंड डिड। ये 11 जो है आपका हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आता है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब जरा समझना, ये जो इज, एम, आर आया कहाँ से आया? बी से आया। बी का मतलब क्या होता है? होना। अच्छा वर्ब 4 का मतलब क्या होता है? हो रहा है। होना और हो रहा है दोनों में कुछ आपको सिमिलरिटीज दिख रहा है? आप बोलोगे बिल्कुल सर, बी मतलब होना और हो रहा है। मान लो कि हमने कहा हुआ खाना पका रही है, तो क्या खाना पकाना कोई काम है जो हो रहा है? इसके मतलब होने वाला सेंस जब भी होगा तो इज एम आर आएगा। क्या आएगा? इज एम आर, यानी वर्ब 4 से पहले हमेशा क्या आएगा? इज एम आर। तो कहीं पर भी तुमको खाली स्थान डॉट डॉट के बाद वर्ब 4 दिख रहा है और यहाँ पर कोई ऐसा शब्द दिख रहा है जो प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है, तो इज एम आर में से कोई एक होगा, सब्जेक्ट तुमको बता देगा कौन होगा। और वाज, वार, यदि वहां पे कोई एडवर्ब दिया हुआ रहेगा जो पास्ट टाइम को दिखाएगा तो पक्का क्या होगा? वाज या वार में से कोई एक होगा। सब्जेक्ट तुमको बता देगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर्ब। अब हैव, हैज वाला समझो तो इसके बाद हमेशा वर्ब 3 आता। क्यों आता है समझो। हैव का हिंदी मीनिंग क्या होता है? रखना। अच्छा बाबू बताओ, किसी ने कहा मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, तो थोड़ा देर के लिए समझते हैं कि हमारा पेट एक टंकी है। अब ये जब पेट टंकी है, जैसे गाड़ी में हम लोग तेल डालते हैं तो टंकी में तेल जाके जमा हो जाता है, उसी तरह से हम खाना खाते हैं, हमारा टंकी में आ जाता है। इसके मतलब हम खाना जब खा लिए और किसी को कह रहे हैं कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो मेरा कहने का सेंस क्या होता है? कि मेरा टंकी है। तो जब भी वर्ब 3 होगा तो समझना उससे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन वाला आएगा? हैव से रिलेटेड वाला। तो हैव वर्ब 1 है, हैज वर्ब 5 है, हैड वर्ब 2 है, तो ये वाला आएगा। उसके बाद देखो डू, तो जरा बताओ तो डू मतलब क्या होता है? करना। अब ये जो डू वाला करना, डू मतलब क्या होता है? करना। तो जब मान लो कि एक सेंटेंस हमने कहा सी स्पीक्स इंग्लिश, सी स्पीक्स इंग्लिश, तो इस सेंटेंस में जरा देखो तो सी स्पीक्स इंग्लिश, स्पीक्स के मतलब क्या होता है? बोलना। आप बोलना देखो तो कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बोलोगे हो रहा है। इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए? एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो बताओ कि कोई काम चल रहा है का? नहीं चल रहा है, तो इज वाला तो हो नहीं सकता। कोई काम हो चुका है का? नहीं हो चुका है, इसके मतलब हैव वाला भी नहीं चलेगा। तो हमें करने वाला हेल्पिंग वर्ब चाहिए, डू या डज। तो सी के साथ डज होता है तो हम लिखेंगे सी डज, और उसके बाद नॉट लगा देंगे तो सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, और डू नॉट, डज नॉट के बाद हमारा क्या आएगा? हमेशा वर्ब ऑन। तो इस सेंटेंस से आप बिल्कुल पूरी तरीके से समझ चुके हैं कि कहीं अगर वर्ब ऑन लिखा गया है डॉट डॉट के बाद और हमें हेल्पिंग वर्ब चूज करना है तो पक्का डू या डज होगा या डिड होगा। फ्यूचर सेंस में है तो विल होगा। वर्ब 3 के पहले डॉट डॉट है तो हैव, हैज होगा या हैड होगा। वर्ब 4 से पहले अगर हेल्प या डॉट डॉट है तो इज होगा, एम होगा, आर होगा या वाज या वर होगा। अब कौन प्रेजेंट वाला या पास्ट वाला, ये डिसाइड करेगा एडवर्ब। तो सेंटेंस में देखो एडवर्ब कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ऐसा सब सेंटेंस में जो टाइम बता रहा हो प्रेजेंट का। अगर प्रेजेंट का टाइम बता रहा है तो प्रेजेंट वाला इज एम आर, पास्ट का टाइम बता रहा है तो पास्ट वाला वाज या वर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा जा रहा है तो मेरे ख्याल से आप बोर भी हो रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों। अगर समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और इंग्लिश अगर आपको ऑफलाइन लॉकडाउन के बाद सामने आंख से आंख मिलाकर सीखना हो और बिल्कुल प्रैक्टिकली सीखना हो तो MS आना ना भूलें। धन्यवाद।